हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास का इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 44 यानी 20 to 44 मैंने बता दिया था। इस वीडियो में आपको 45 से मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखो क्या पूछा गया है इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बॉक्स। देखो एक बॉक्स दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स है, उसमें से चुनकर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। इसमें से करेक्ट वर्ड को आपको सेट करना है सेंटेंस में, ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। देखो बॉक्स में क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं। इंग्लिश मैन, बिस्किट, जापानीज, पार्टिसिपल्स और मद्रास। ये 5 वर्ड दिए हुए हैं, तो 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। उसमें से आपको सही वर्ड को सही सेंटेंस में डालना है, ठीक है। मतलब सेंटेंस को ऐसे फिल करना है जैसे कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। देखो 45 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। सोफी एंड जैंसी आर डिस्टेंड टू वर्क इन द डैश फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री में उन लोग को काम करने के लिए डेस्टिनी में था। तो देखो इंग्लिश मैन, बिस्किट, जापानीज, पार्टिसिपल या मद्रास। कॉमन सेंस की बात है। फैक्ट्री क्या चीज की होती है? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजी फैक्ट्री तो नहीं होती है, ठीक है, अंग्रेजों की। बिस्किट फैक्ट्री में वो लोग को काम करना था, ठीक है। सोफी एंड जेंसी जो है वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करना चाहती थी स्टोरी के हिसाब से। 46 नंबर देखो क्या पूछा है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाई डैश। यानी चंपारण में एरेबल लैंड का जो ज्यादा से ज्यादा जो कृषि योग्य भूमि था चंपारण में। एरेबल लैंड का हिंदी में अर्थ होता है कृषि योग्य भूमि, ठीक है। ये जो एरेबल लैंड लिखा है इसका हिंदी में अर्थ होता है कृषि योग्य भूमि, यानी जिसमें खेती की जा सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाई डैश। कौन ओन कर रहा था, कौन उसका मालिक था? इंग्लिशमैन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग भरिएगा इंग्लिशमैन। जो अंग्रेज लोग थे वही लोग इस पे अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे। यहाँ पे स्टेट्स का मतलब हुआ भूखंड, ठीक है। ओन बाई माने किसका मालिकाना हक था इस पे? अंग्रेजों का। जो चंपारण में जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें ज्यादा से ज्यादातर अंग्रेजों ने हथियार रखा था, उसके मालिक बने हुए थे, है ना। अब देखो 47 में क्या पूछा है। डॉक्टर सरदार हॉकिंस हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द डैश कॉस्ट। ये आपका विस्तार बुक जो है उसका 4th चैप्टर द एनिमी करके जो स्टोरी है द एनिमी, उसमें से पूछा गया है, ठीक है। तो डॉक्टर सदाव का घर जो है वो जापानीज कोस्ट पे बना हुआ था। उनका जो घर है ऑफ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, यानी जापान के समुद्री तट पर बना हुआ था जापानीज। अब देखो 48 में क्या पूछा है। फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद डैश फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस नाम का जो बच्चा था, स्टूडेंट था, उसको क्या चीज स्कूल के लिए प्रिपेयर करना था, क्या चीज करने के लिए बोला गया था। तो पार्टिसिपल उससे पूछने वाले थे उसके टीचर, जिनका नाम था एम हैमिल, है ना। याद रखिएगा उसमें टीचर का नाम क्या था, एम हैमिल। एम हैमिल जो है वो फ्रांस के टीचर थे। फ्रांस एक बच्चा है, ठीक है, स्टूडेंट है। वो उससे क्या पूछने वाले थे? पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल यानी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कृदंत पर प्रश्न पूछने वाले थे। अब देखो 49 नंबर क्वेश्चन है। व्हेन द 100 टाइगर वाज नॉट फाउंड द दीवान ब्राउट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन डैश। तो इसमें पूछा है कि जब 100 टाइगर नहीं मिला था तो जो दीवान था वो 100 टाइगर पीपल पार्क से लाए थे। वो पीपल पार्क कहाँ था? वो मद्रास में था, ठीक है, इन मद्रास में जो पीपल पार्क है उसी से लेकर आए थे। हाँ। 5 फिल इन द ब्लैंक्स था वो मैंने करा दिया। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन करा रही। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है। 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आपसे आएगा एग्जाम में, 10 मार्क्स का यानी, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट वर द थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। देखो पहले क्वेश्चन समझोगे तो आंसर अच्छे से लिखोगे। व्हाट वर द थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, यानी क्लासरूम का जो दीवार थी उस पर क्या क्या चीजें थी। तो देखो आंसर लिखना। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम वर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विद डॉम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। यहाँ पर डेकोरेटेड का मतलब
सजे हुए थे, ठीक है। डेकोरेटेड मीन्स सजे हुए थे, डेकोरेट माने सजाना, सजे हुए थे। तो क्लासरूम के जो दीवार थे, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम वर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, यानी शेक्सपियर के पिक्चर से सजे हुए थे। पिक्चर ऑफ शेक्सपियर मीन्स शेक्सपियर के चित्रों से। और क्या क्या था, बिल्डिंग्स विद डोम्स, बिल्डिंग्स विद डोम्स माने कि यहाँ डोम्स माने होता है गुम्बद, ठीक है, गुम्बद वाले जो बिल्डिंग्स होते हैं, इमारत होते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं बिल्डिंग्स विद डोम्स। और वर्ल्ड मैप्स यानी विश्व का जो मानचित्र होता है, विश्व का मानचित्र या दुनिया के जो नक्शे होते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड मैप्स। तो स्कूल की जो दीवार थी, क्लासरूम की जो दीवार थी, वो उसमें क्या क्या लगा हुआ था, वर्ल्ड मैप एंड ब्यूटीफुल वैलीज, ब्यूटीफुल माने तो पता ही होगा आपको, खूबसूरत सुंदर, वैलीज माने घाटियाँ, ठीक है, ऐसा लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया घाटियाँ। तो क्लासरूम की जो दीवार थे वो शेक्सपियर के पिक्चर्स और गुंबद वाले बिल्डिंग यानी इमारत, बिल्डिंग विद स्टोन्स, और दुनिया के नक्शे वर्ल्ड मैप्स और ब्यूटीफुल वैलीज यानी कि घाटियाँ, इन सब से सजे हुए थे। डेकोरेटेड मीन्स सजे हुए थे, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते जाओ आंसर सब। मुझे पता है जैक बोर्ड में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं एक एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग बता दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोग को आंसर याद रखने में इजी रहे। अब देखो 51 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, यानी कि जो खूबसूरती की चीज़ें होती है, ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा खूबसूरत हमेशा आनंद कैसे है, आनंद के लिए कैसी है, सुंदरता की चीज़ें हमेशा आनंद कैसे है, ठीक है, हमेशा इससे आनंद ही कैसे होता है, जॉय कैसे होता है। तो देखो आंसर लिखना, जॉन केट्स अ ग्रेट रोमांटिक पोएट, यानी जॉन केट्स जो है वो बहुत ही महान रोमांटिक पोएट है, कंसिडर्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कंसिडर माने यहाँ पे मानना, ठीक है। तो जॉन केट्स जो है अ ग्रेट रोमांटिक पोएट, एक महान रोमांटिक पोएट जो है वो ऐसा मानते हैं कि दैट माने यहाँ पे, दैट माने की, ठीक है, ये पोएट कंसिडर्स दैट, ऐसा मानते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, उनका मानना है कि खूबसूरती की जो चीज़ें होती है वो हमेशा आनंद ही देती है, ठीक है, हमेशा आनंद ही होता है उससे। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, यहाँ पे देखो कांस्टेंट सोर्स का हिंदी में अर्थ होगा निरंतर स्रोत, यानी लगातार इससे मिलता है, ठीक है, निरंतर स्रोत। इट इज़ अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस माने खुशियाँ, और प्लेजर माने आनंद, ठीक है। इट इज़ अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ये यहाँ पे इट माने ब्यूटी की बात हो रही है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हैप्पीनेस और प्लेजर का निरंतर स्रोत होता है, कांस्टेंट सोर्स होता है, ठीक है। हैप्पीनेस माने खुशियाँ और प्लेजर माने आनंद, खुशियाँ और आनंद का निरंतर स्रोत होता है, कांस्टेंट सोर्स होता है कौन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एवरी मोमेंट, लवलीनेस माने इसका जो प्यारापन है, इसका लवलीनेस जो है वो हर पल बढ़ते रहता है, एवरी मोमेंट, मोमेंट माने क्षण या पल कह लीजिए, ठीक है, हर मोमेंट पर, हर क्षण, हर पल में इसका जो प्यारापन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, इट माने यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एवरी मोमेंट, इसका जो प्यारापन है, लवलीनेस है, वो हर पल, हर क्षण में बढ़ता रहता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज नेवर डिवैल्यूड, सुंदरता की जो चीज़ है वो कभी भी उसका वैल्यू कम नहीं होता, वो उसका अवमूल्यन नहीं होता, हिंदी में बोले अगर तो, ठीक है, कभी इसका मूल्यन नहीं होता, इसका वैल्यू कभी खत्म नहीं होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज नेवर, नेवर माने कभी भी नहीं, डिवैल्यूड। इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस मीन्स ये कभी भी शून्य में नहीं गुजरता है, कुछ भी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाए, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है, वाई हैज मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, वाई हैज मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, मतलब कि माँ की तुलना जो है वो सर्दियों के आखिरी चंद्रमा से क्यों की गई है। देखो यहाँ पे वाई का मतलब है हिंदी में क्यों, ठीक है। हैज मदर बीन, मदर मैंने तो सबको पता है माँ होता है, ठीक है। बीन कंपेयर्ड, कंपेयर्ड मैंने तुलना करना, कंपेयर मैंने तुलना करना, कंपेयर्ड मैंने V3 यूज किया गया यहाँ पे, क्योंकि ये
वॉइस का है, ठीक है, पैसिव वॉइस का है। तो वॉइस अगर आपको नहीं आता है तो मैं लिंक दे दूंगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि आंसर लिखने में इजी रहेगा। वॉइस सीख लो, थोड़ा थोड़ा टेंस सीख लो, ताकि आपका इंग्लिश में आंसर लिखोगे तो काम आएगा। सो वाई हैज़ मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, यानी सर्दियों की आखिरी चंद्रमा। लेट विंटर्स मून मतलब होता है सर्दियों की आखिरी चंद्रमा, आखिरी चंद्रमा, ठीक है। कैसी होती है सर्दियों की आखिरी चंद्रमा? इसमें साइन नहीं होता है ना, अंधेरा अंधेरा सा होता है, क्योंकि साइन नहीं होता है उसमें, और वो अपना स्ट्रेंथ खो चुका होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछा है कि माँ की तुलना जो है वो सर्दियों की आखिरी चंद्रमा से क्यों की गई है। अब इसका आंसर है द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी, ऑब्सक्योर, लैकिंग साइन एंड स्ट्रेंथ, यानी कि सर्दियों की जो आखिरी चंद्रमा है, सर्दियों की आखिरी चंद्रमा लुक्स हेजी, लुक्स माने यहाँ पे दिखना, ठीक है, लुक माने दिखना, हेजी, हेजी माने कि धुंधला। सर्दियों की आखिरी चंद्रमा जो होती है वो धुंधला दिखती है, और क्या दिखती है? ऑब्सक्योर दिखती है। यहाँ पे ऑब्सक्योर का मतलब है अस्पष्ट, माने साफ साफ नहीं दिखता है। सर्दियों का आखिरी चंद्रमा को आप लोग देखते होंगे तो एकदम साफ साफ नहीं दिखता है ना। एंड लाइकिंग, लाइकिंग माने कमी होना, कमी होना, ठीक है। लैक माने पता है ना, कम, कमी होना होता है, वही लैकिंग है। साइन एंड स्ट्रेंथ, साइन माने चमक, और स्ट्रेंथ माने क्या होता है? शक्ति या ताकत, ठीक है। तो द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी, ऑब्सक्योर, लैकिंग साइन एंड स्ट्रेंथ, यानी कि सर्दियों की जो आखिरी चंद्रमा होती है वो कैसा होती है? धुंधला, अस्पष्ट, और उसमें चमक और शक्ति की कमी होती है, ऐसा दिखता है, ठीक है, कमी होना दिखता है। सर्दियों की आखिरी चंद्रमा जो है वो कैसा दिखता है? हेजी, धुंधला, ऑब्सक्योर, स्पष्ट, और उसमें साइन और स्ट्रेंथ यानी चमक और शक्ति की कमी होता दिखता है। सिमिलरली, यानी सिमिलरली का हिंदी में मीनिंग होता है उसी तरह या इसी तरह, इसी तरह, यानी किससे तुलना कर रहे हैं? सर्दियों की चंद्रमा की ही तरह, इसी तरह, सिमिलरली द पोएट्स मदर इज एट 66, पोएट की जो माँ है वो 66 साल की हो गई है ना। सी हैज श्रंक टू एन एसेंट फेस रिसेम्बलिंग अ कॉप्स, उनका जो चेहरा है वो सिकुड़ गया है, उनका पीला होकर सिकुड़ा हुआ जो चेहरा है वो एक लाश जैसा दिखाई देता है, ठीक है। सी हैज श्रंक, श्रंक बने सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ जाता है ना, झुर्री आ जाती है ना बूढ़े लोगों में, हम लोग भी बूढ़े होंगे तो हम लोग का भी चेहरा कैसा होगा? श्रंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सी हैज श्रंक टू एन एसेंट फेस, एसेंट मैंने पीला पड़ा हुआ, जब खून की कमी होती है ना बॉडी में तो हम लोग का चेहरा भी, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे बहुत तो क्या होगा? हम लोग को भी खून की कमी हो जाएगी, कोई भी इंसान, तो चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है। रिसेम्बलिंग, रिसेम्बलिंग माने जैसा लगना, ठीक है, लगना, जैसा लगना। सी हैज श्रंक टू एन एसिन फेस रिसेम्बलिंग अ कॉप्स, कॉप्स माने CORPS, कॉप्स का हिंदी में मीनिंग होता है शव या लाश, ठीक है, जो माने डेड बॉडी होता है उसको कॉप्स बोलते हैं। तो सी हैज श्रंक टू एन एसिन फेस रिसेम्बलिंग अ कॉप्स, उनका पीला होकर सिकुड़ा हुआ चेहरा एक लाश के जैसा या शव के जैसा दिखता है, ठीक है, या लगता है। रिसेम्बलिंग माने जैसा लगना या दिखना। आगे का लाइन है सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ हर यूथ, लॉस्ट मीन्स खो दिया है, ठीक है, खो देना, खो देना। सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ, साइन माने चमक और स्ट्रेंथ माने ताकत, ठीक है। ऑफ हर यूथ यानी उनकी जवानी का, ऑफ हर यूथ उनकी जवानी का या युवा अवस्था का कह लीजिए। यहाँ पे सी हैज़ लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ हर यूथ, इसका मीनिंग हो गया उन्होंने अपनी जवानी की चमक और ताकत खो दी है, ठीक है, साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ हर यूथ। हेंस, हेंस यानी अतः, हेंस द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड एप्रोप्रिएट, हेंस अतः द कंपैरिजन, कंपैरिजन का हिंदी में मीनिंग होता है तुलना, क्वाइट माने काफी, नेचुरल माने स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक यानी सही लगना,
सच लगना। एंड एप्रोप्राइट मीन्स उचित होना, उचित लगना। एप्रोप्राइट माने उचित। हेंस द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड एप्रोप्राइट, यानी कि अतः ये जो तुलना है वो काफी स्वाभाविक और उचित लगता है, स्वाभाविक और उचित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वाई हैड एम हैमिल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, यानी कि एम हैमिल ने अपना स्पेशल ड्रेस क्यों पहन रखा था। यहाँ पे देखो एम हैमिल कौन है, टीचर है ना। पुट ऑन माने पहनना, पहनना। ठीक है। हिज स्पेशल ड्रेस, उनका स्पेशल ड्रेस। एम हैमिल ने अपना स्पेशल ड्रेस क्यों पहन रखा था, ये क्वेश्चन है। एम हैमिल वॉज वेयरिंग हिज स्पेशल ड्रेस बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट क्लास। ठीक है। एम हैमिल ने अपना स्पेशल ड्रेस पहन रखा था क्योंकि ये उनका लास्ट क्लास था। किस चीज़ का, फ्रेंच का लास्ट क्लास हो रहा था ना। सो एम हैमिल वॉन्टेड टू टीच एवरीथिंग दैट ही नोज, तो इसलिए एम हैमिल जो थे वो सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे जो वो जानते थे। नोज माने जानना है ना, वांटेड माने चाहना, टू टीच माने पढ़ाना, एवरीथिंग माने सब कुछ। तो एम हैमिल वॉज वेयरिंग हिज स्पेशल ड्रेस बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट क्लास। एम हैमिल ने अपना स्पेशल ड्रेस पहन रखा था क्योंकि ये उनका लास्ट क्लास था, और इसलिए एम हैमिल चाहते थे कि वो सब कुछ पढ़ा दे जो वो जानते थे। ठीक है। इट वॉज अ स्पेशल डे फॉर हिम सो ही ड्रेस्ड हिज बेस्ट क्लोथ्स, ये जो दिन था उनके लिए बहुत ही स्पेशल था। ठीक है। इसलिए सो मीन्स इसलिए, यहाँ पे सो माने इसलिए। ही ड्रेस्ड हिज बेस्ट क्लोथ्स, उसने अपना सबसे अच्छा क्लोथ्स, बेस्ट क्लोथ्स माने सबसे अच्छा जो कपड़ा था वो पहन रखा था। क्लियर है। फ्रैंको रशियन वॉर में क्या हुआ था, रसिया जीत गई थी और फ्रांस जो है वो हार गया था, तो इसीलिए फ्रांस का जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसको बंद कर दिया गया था। एल्सिक एंड लॉरेन के स्कूल में बंद कर दिया गया था पढ़ाना। तो एम हैमिल का लास्ट फ्रेंच क्लास था, दैट्स वाई वो स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे, क्योंकि कभी भी हम लोग का कुछ फेयरवेल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल ड्रेस पहन के जाते हैं। उसी तरह वो भी चाहते थे कि वो अच्छा अपना ड्रेस पहने और जो भी जानते थे वो सब कुछ पढ़ा दे। ये उनके लिए बहुत ही स्पेशल डे था क्योंकि वो आखिरी दिन था उन बच्चों से मिलने के लिए, इसलिए उन्होंने अपना सबसे अच्छा जो ड्रेस था वो पहन रखा था। अब देखो 54 नंबर क्वेश्चन है, हु वर सोफी एंड जानसी, यानी जो सोफी और जानसी है वो कौन थे। सोफी एंड जानसी कौन थे। ठीक है। सोफी और जानसी दो लड़कियों के नाम है स्टोरी में। देखो इसमें पूछा है सोफी और जानसी कौन थे, तो सोफी एंड जानसी वर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स, यानी कि सोफी एंड जानसी जो थे वो क्लासमेट भी थी और फ्रेंड्स भी थी। ठीक है। सोफी लिव्ड इन अ ड्रीमी वर्ल्ड, सोफी जो थी वो ड्रीमी वर्ल्ड में रहती थी, यानी काल्पनिक दुनिया में, सपनों की दुनिया में रहती थी। सी वांटेड टू ओपन अ बुटीक, वो एक बुटीक खोलना चाहती थी। और बिकम एन एक्ट्रेस, बिकम माने बनना। ठीक है। वो एक्ट्रेस या फिर वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। सी ऑल्सो थॉट ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर, और उसने फैशन डिजाइनर बनने के बारे में भी सोच रखा था। ठीक है। तो वो क्या थी, एकदम ड्रीमी वर्ल्ड में रहती थी, सपने की दुनिया में खोई रहती थी, काल्पनिक दुनिया में। वो चाहती थी कि वो एक बुटीक खोले या फिर एक्ट्रेस बन जाए, या फिर उसने ये भी सोच रखा था कि वो फैशन डिजाइनर बन जाए। तो पहली बात तो एक इंसान इतना सारा चीज़ बन नहीं सकता, तो सही में वो ड्रीमी वर्ल्ड में ही रहती थी, सपने की दुनिया में खोई रहती थी। उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। उसका भाई गैरेज में काम करता था, मैकेनिक था, और उसके बड़े बड़े सपने थे। वो पूरा पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, मीन्स नहीं थे, साधन नहीं थे, वो कैसे बनती ये सब। तो इसलिए कहा गया है कि सोफी जो है वो ड्रीमी वर्ल्ड में रहती थी, है ना। गरीब लोगों के लिए ये सब कहाँ से पॉसिबल है, फैशन डिज़ाइनर बनना एंड ये सब। तो ऑन द अदर हैंड, आगे देखो, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, झांसी वॉज प्रैक्टिकल, झांसी जो थी वो प्रैक्टिकल थी। ठीक है। सी वॉन्टेड टू लिव इन द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में जीना चाहती थी। वांटेड मैंने चाहती थी, टू लिव जीना, है ना, रहना। वो प्रेजेंट में रहना चाहती थी, प्रेजेंट माने वर्तमान में, वर्तमान में जो है वो उसी में रहना चाहती थी। सी बिलीव्ड इन रियलिटी, वो वास्तविकता में विश्वास रखती थी। ठीक है। बिलीव माने विश्वास रखना, और रियलिटी माने वास्तविकता। रियलिटी का हिंदी में मीनिंग होता है वास्तविकता या सच्चाई। वो सच्चाई में भरोसा करती थी, विश्वास रखती थी। सी वेरी वेल न्यू दैट दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, वेरी वेल बहुत अच्छे से, है ना। वेरी वेल माने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। सी वेरी वेल न्यू, न्यू मैंने जानना, नो मैंने जानना, न्यू मैंने यहाँ पे V2 है नो का,
जानती थी, है ना। दैट मैंने यहाँ पे की, दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। दे वर बोथ यानी वो दोनों, बोथ माने दोनों, दे माने वे, ठीक है, वे दोनों, ईयर मार्क्ड माने निर्धारित, ठीक है, यानी पक्का होना, निर्धारित होना किसी चीज का। सी वेरी वेल न्यू दैट दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, यानी कि वो अच्छे से जानती थी कि वो लोग बिस्किट फैक्ट्री में, बिस्किट फैक्ट्री के लिए निर्धारित थे, यानी उनका वहीं पे काम करना था, क्योंकि वो प्रेजेंट में रहती थी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी, वो समझती थी कि हम लोग पुअर हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। और सोफी एंड जानसी कौन थे? सोफी एंड जानसी क्लासमेट और फ्रेंड्स थे, जिसमें से सोफी जो थी वो बहुत ही ड्रीमी वर्ल्ड में रहती थी। वो चाहती थी कि बुटीक खोले या फिर एक्ट्रेस बन जाए, और ये भी सोचती थी कि मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ। अलग अलग चीज़ें सोचते रहती थी, जो कि मुश्किल, मतलब उनके सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से, इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही मुश्किल था। और ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ झांसी जो थी बहुत ही प्रैक्टिकल थी, वो प्रेजेंट में जीना चाहती थी, वर्तमान में, वो रियलिटी पे, मैंने सच्चाई पे विश्वास रखती थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वो दोनों बिस्किट फैक्ट्री के लिए ही निर्धारित है, यानी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में ही वो लोग काम करेगी। ठीक है, क्लियर है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इतना लिख लिख कर नोट्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इतना मेहनत कर रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने स्टूडियो में देखा है एनालिटिक्स में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते, बिना सब्सक्राइब किए खाली वीडियो देखते रहते हैं। अगर इतना ही अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो प्लीज़, एंड इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट में शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको समझ में आए कि नहीं। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।